नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से पार्लियामेंट टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो वीडियो है केवीएस एमडीएस का जो एग्जाम अभी हमारा होने वाला है 10 जनवरी को, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने पार्लियामेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान किन 3 घटकों से मिलकर बनती है? तो भारतीय संविधान राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के से मिलकर बनती है अनुच्छेद 79 के तहत। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 104वें संविधान संशोधन के बाद पूछा गया है आपसे। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550 है, जिसमें कि 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसमें कि जो 2 एंग्लो इंडियन जो थे, जो राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उनको हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि उनकी जो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसको नहीं हटाया, केवल जो 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाते थे, केवल उनको हटाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो कितनी है? 238। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राज्यसभा को स्थायी सदन यानी कि परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है? देखो यहाँ से ना आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला बन सकता है कि आपको 2-3 स्टेटमेंट दे दी और कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती है और इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है और यह किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? तो इन 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में भी जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे वो भी किए जाते थे इनके द्वारा, लेकिन क्या है, उनको हटा दिया गया है। जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और जो ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, ये किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? ये होते हैं कला से, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 2026 तक अपरिवर्तित यानी कि अनचेंज्ड रखा गया है? तो कौन सा वो संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा तय किया गया था कि जो लोकसभा की सीटों की जो संख्या है वो 2026 तक बिल्कुल भी चेंज नहीं करी जाएगी? तो वो है 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो आपातकाल के दौरान अधिकतम एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखो, जो राष्ट्रीय आपातकाल जिसे कि हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, तो ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 352 के तहत। ठीक है, तो ये 352 के तहत ये लागू होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है ना, तो जो संसद होती है वो कानून बना करके लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। लेकिन शर्त क्या होती है कि ये जो विस्तार किया जाता है ना, ये एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही हो सकता है। ठीक है, और अब जब जैसे मान लीजिए जब वो नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है, ठीक है, तो यानी कि जब उद्घोषणा हो जाती है आपातकाल के समाप्त होने की, तो उसके बाद क्या होता है, कोई भी सिचुएशन हो तो लगभग 6 महीने से अधिक समय तक क्या नहीं कर सकते, इस लोकसभा के कार्यकाल को लागू नहीं रख सकते। कहने का मतलब है कि जब इसका कार्यकाल हम बढ़ाते हैं आर्टिकल 350 यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के तहत, तो हम क्या कर सकते हैं, अधिकतम जो है एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही ये बढ़ा सकते हैं इनके कार्यकाल को। ठीक है, और जब ये नेशनल इमरजेंसी को हम समाप्ति की घोषणा कर देते कि ये समाप्त हो गया है, तो किसी भी परिस्थिति में केवल 6 माह तक, उससे ज़्यादा क्या है, ये लागू नहीं रह सकती। ठीक है, और अच्छा ये बताओ भारत में कब हुआ था? भारत में ऐसा एक बार हुआ था। कब हुआ था? 1975 में ना भारत में ये ऐसा हुआ था कि आपातकाल के दौरान जो हमारी 5वीं लोकसभा थी, जो लोकसभा थी ना, ठीक है, तो उसका कार्यकाल जो था वो 2 बार मतलब बढ़ाया गया था, 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह के बिना भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो कब होता है कि जब किसी भी दल के पास बहुमत ना हो या मंत्रिपरिषद ने सदन में विश्वास खो दिया हो, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह के बिना भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे और इसमें से बताएंगे कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन लिखने के बाद तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी दल के पास बहुमत ना हो या मंत्रिपरिषद ने सदन में विश्वास खो दिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह के बिना भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो ये लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जिसे कि हम स्पीकर बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के, अनुच्छेद 64 के तहत वो क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो संयुक्त सत्र का संचालन कौन करेगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे। जब लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित होंगे तो उनकी अनुपस्थिति में संयुक्त सत्र का संचालन कौन करते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। अगर वो भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति क्या करते हैं? उस संयुक्त सत्र का संचालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? तो लगभग 6 महीने का अंतराल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि संसद की कार्यवाही चलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो इसका है कि सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग, यानी कि क्या होना चाहिए कि जितने भी, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में जितने सदस्य तो उसका 1/10 भाग के जो मेंबर्स हैं वो वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। इसी प्रकार से राज्यसभा में भी तभी क्या होता है? संसद की कार्यवाही चलाई जाती है। तो यहाँ पे ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही चलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा राष्ट्रपति के द्वारा संसद को आहूत संबोधन करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं सत्रावसर यानी कि प्रोरोगेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। 16 पे आते हैं कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या राज्यसभा के जो सभापति हैं, तो सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति इनके पास होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो हमारा धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, उसको किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? उसको अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका निर्णय अंतिम होता है। यही वो ये क्या करते हैं? ये निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि धन विधेयक को केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है या सिफारिश के साथ वापस कर सकती है? तो अधिकतम 14 दिन तक। आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कि किस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती? तो कौन से 2 विधेयक होते हैं? कौन से वो विधेयक होते हैं जिस पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर, जब कभी भी कोई बाधा आती है, कोई मुश्किल आती है, कुछ बहस हो जाती है, तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के तहत। ठीक है। जो धन विधेयक होता है और संविधान संशोधन विधेयक होता है, इस पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि जो साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल जो होता है, उस पर राष्ट्रपति को प्राप्त 3 विकल्प यानी कि वीटो पावर क्या है? तो क्या है? उनको अनुमति को देना, अनुमति को रोक लेना, एब्सोल्यूट वेटो या एब्सोल्यूट वेटो या पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। ठीक है। सस्पेंसिव वीटो, जो ये 3 प्रकार के क्या है? विकल्प है। आप कह सकते हैं वीटो पावर ये प्राप्त है राष्ट्रपति जी को साधारण विधेयक पर। क्या बोला है कि साधारण विधेयक पर, ऑर्डिनरी बिल पर राष्ट्रपति को प्राप्त 3 विकल्प क्या हैं? यानी कि 3 विकल्प यानी कि एक तरह से उनको एक पावर है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस पावर को वीटो पावर है। तो कौन से वो 3 विकल्प हैं? एक है अनुमति देना, अनुमति को रोक लेना या पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। ठीक है। सस्पेंसिव वीटो। तो ये 3 चीजें आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किसी भी सदन में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी ये प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं भेज सकते हैं? तो वो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो है 24वें संशोधन के बाद यहाँ पे ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस नहीं भेज सकते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। संसद में कार्यकाल यानी कि क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद शुरू होने वाली जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? शून्यकाल, जिसे हम इंग्लिश में 0R बोलते हैं, और यह भारतीय संसदीय नवाचार है। क्वेश्चन नंबर 26 है तारांकित प्रश्न यानी कि स्टेट क्वेश्चंस क्या होते हैं? वे प्रश्न जिनके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और उन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कोई भी जो क्वेश्चंस, जैसे आप जानते हैं कि क्वेश्चंस किए जाते हैं जिसका वो ओरली आंसर देते हैं और उस पर आप विस्तार से उन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को तारांकित प्रश्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो किस सदन में लाया जा सकता है? तो अविश्वास जो प्रस्ताव होता है
नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ये किस सदन में लाया जा सकता है, ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है, तो लगभग कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कटौती प्रस्ताव या कट मोशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बजट की मांगों में कमी की मांग करना। देखो यहाँ से देखो क्वेश्चन ना कुछ बिल्कुल अलग से बनता है, तो ये भी आ सकता है आपके पेपर में कि कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बजट की मांगों में कमी की मांग करना। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कि स्थगन प्रस्ताव यानी कि एडजर्नमेंट मोशन क्या उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जो स्थगन प्रस्ताव होता है उसका उद्देश्य क्या है कि अत्यंत गंभीर राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर तुरंत चर्चा करना। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कि जो स्थगन प्रस्ताव होता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि अत्यंत गंभीर राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर तुरंत चर्चा करना इसका उद्देश्य होता है और इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है किस मोशन को भारत द्वारा शुरू किया गया संसदीय नवाचार माना जाता है, तो किस मोशन को भारत द्वारा शुरू किया गया संसदीय नवाचार माना जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यानी कि कॉलिंग अटेंशन जो मोशन है इसको भारत के द्वारा शुरू किया गया संसदीय नवाचार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है, तो क्या शर्त है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/10वां भाग यानी कि 10% सीटें प्राप्त करना ये उनके लिए शर्त होती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 33 लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो जो लोक लेखा समिति होती है उसमें आपके 22 सदस्य होते हैं जिसमें कि 15 लोकसभा से होते हैं और हमारे 7 राज्य। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये भी है कि लोक लेखा समिति पीएसी में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं जिसमें कि 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। अच्छा ये पीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी पी से क्या होता है पब्लिक, पी से होता है पब्लिक, ए से होता है अकाउंट्स और सी से होता है कमिटी। ओके तो पब्लिक अकाउंट कमिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोक लेखा समिति। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो देखा जाए तो परंपरा के अनुसार विपक्ष का जो सदस्य होता है वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जो ये वाला क्वेश्चन है ना 34, इसमें एक बार ये भी देखो कि जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है ना इसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो जो लोकसभा के जो हमारे स्पीकर होते हैं है ना, स्पीकर एक मिनट ठीक है, तो स्पीकर यानी कि स्पीकर ऑफ दी लोकसभा यानी कि जो स्पीकर होते हैं ना लोकसभा के वो इसके अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। ठीक है तो यानी कि जो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं तो विपक्ष होता है ना, विपक्ष के किसी भी सदस्य को बनाया जाता है। ठीक है और इसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे कि किस समिति को स्थायी मित व्ययता समिति यानी कि स्टैंडिंग इकोनॉमी कमेटी या मिनी संसद कहा जाता है। जो प्राक्कलन समिति है एस्टिमेट कमेटी है इसको क्या कहा जाता है, स्थायी मित व्ययता समिति या इंग्लिश में स्टैंडिंग इकोनॉमिक कमेटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 से जो प्राक्कलन समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं और वे किस सदन से होते हैं, तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ना आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति जैसे मिनी संसद कहा जाता है, अगर ये इतना बड़ा वर्ड नहीं भी देंगे ना तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस समिति को मिनी संसद कहा जाता है, तो प्राक्कलन समिति को। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें 30 सदस्य होते हैं और केवल लोकसभा से इसमें लोकसभा जो होती है हमारी इसी सदन से क्या होते हैं सदस्य, 30 सदस्य इसके सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग किसकी जांच करती है, तो ये जांच करती है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य और रिपोर्ट्स की। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा CAG की वार्षिक रिपोर्ट किस समिति को भेजी जाती है, तो ये लोक लेखा समिति PAC को भेजी जाती है ये रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 39 आता है हमारा कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन क्यों किया जाता है, तो किसी विशिष्ट वित्तीय अनियमितता या गंभीर मुद्दों की जांच के लिए संयुक्त सदस्य समिति का गठन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 40 है कि विशेषाधिकार समिति यानी कि कमिटी ऑन प्रिविलेज का मुख्य कार्य क्या है? तो सांसदों के विशेष अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना विशेषाधिकार समिति का कार्य होता है। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विशेषाधिकार समिति बनाई जाती है, कमिटी ऑन प्रिविलेज जिसे हम कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है कि सांसदों के यानी कि जो भी सांसद होते हैं उनके विशेष अधिकारों को यानी कि जो उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, अगर वो उन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उससे संबंधित मामलों की जांच करने के लिए ये विशेष अधिकार समिति बनाई जाती है। ये इनका मुख्य कार्य होता है, इनकी जांच करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ निहित है? तो 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल में दल बदल विरोधी कानून निहित है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो सदन का पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो दल बदल के आधार पर अयोग्यता पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, लेते हैं या ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? दल बदल को छोड़कर पूछा गया है कि संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय के अनुसार इस पे निर्णय लिया जाता है, अंतिम निर्णय। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 44 कि जब कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार कितने दिनों तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है? तो 60 दिन इसका आंसर है कि अगर वो 60 दिन तक बिना अनुमति के लगातार सदन की जो बैठकें होती हैं उससे एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। तो 60 दिनों तक अगर वो रहता है अनुपस्थित। क्वेश्चन नंबर 45 है अस्थायी अध्यक्ष प्रो टेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? जो प्रो टेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि जैसे हमारी जब लोकसभा जैसे चुनाव होते हैं, लोकसभा हमारी बनती है, उसके सदस्यों को नियुक्त करने के लिए, उनको शपथ दिलाने के लिए क्या किया जाता है? उनका एक अध्यक्ष चुनाया जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है जो कि अस्थायी होता है। लेकिन जैसे और ये क्या करते हैं, ये जो लोकसभा के जो परमानेंट अध्यक्ष होते हैं उनको चुनने में भी मदद करते हैं। और जैसे ही नया एक परमानेंट स्पीकर बना दिया जाता है, चुन लिया जाता है अध्यक्ष, तो फिर इनका जो पद होता है समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रो टेम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या होता है? देखो यहाँ पे दिया भी है कि नए सदस्य को शपथ दिलाना और नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की अध्यक्षता करना। उसके बाद जब वो अध्यक्ष चुने जाते हैं तो इनका पद समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर क्या होता है? यानी कि जो भारत की संचित निधि जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित व्यय यानी कि चार्ज एक्सपेंडिचर पर क्या होता है? इस पर संसद में बहस हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा बजट पेश होने के बाद संसद में चर्चा के लिए समय न होने पर बिना चर्चा के ही मांगों को पारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं गिलोटिन कहते हैं। कि मान लीजिए कि बजट पेश हो गया, उसके बाद क्या होता है कि संसद में कोई भी जैसे चर्चा है, चर्चा के लिए समय नहीं है, तो बिना चर्चा के ही जब कोई मांग होती है उसको पारित कर दिया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गिलोटिन कहते हैं। फिर हम बस पहुंच गए हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। संसद की संयुक्त बैठक जो है वो किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा संसद के वार्षिक सत्रों का सही क्रम क्या है? तो पहले आता है बजट सत्र, सबसे बड़ा होता है, फिर मानसून सत्र आता है और फिर आता है शीतकालीन सत्र जो कि सबसे छोटा होता है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही न्यू वीडियोस लाती रहूँगी अलग अलग टॉपिक पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।